अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फंक्शंस एंड टाइप्स ऑफ फंक्शंस और टाइप्स ऑफ फंक्शंस को डिस्कस करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगी जो हमारी प्रोग्रामिंग में यूज़ होती हैं। जैसे हमारे पास आईओ स्ट्रीम्स हैं, C++ गेट लाइन है, नेम स्पेस है, स्ट्रिंग साइज़ है और हमारे पास डिफरेंट टाइप्स फिर हम देखेंगे फंक्शंस की। ओके, आज का हमारा कंटेंट जो है वो सबसे पहले हम देखेंगे आईओ स्ट्रीम, देन हम देखेंगे C++ गेट लाइन, स्ट्रिंग साइज़, नेम स्पेस और फिर हम आ जाएंगे फंक्शंस की तरफ। फंक्शंस को हम पहले डिफ़ाइन करेंगे, देन उसका बेसिक कॉन्सेप्ट देखने के बाद हम मूव करेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शंस की तरफ। फिर हम देखेंगे कि कॉलिंग अ फंक्शन, किस तरह से फंक्शन को कॉल करेंगे, फंक्शन डिक्लेरेशन के बाद हम देखेंगे कि रिटर्न वैल्यू, एंड रिटर्न वैल्यू के बाद हम देखेंगे वॉइड फंक्शंस। तो आज का टॉपिक जो हमारा है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसमें हम डिफरेंट एग्जांपल्स को भी डिस्कस करेंगे कि प्रैक्टिकली किस तरह से हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ओके, आईओ स्ट्रीम एक्चुअली आप लोग याद होगा आपको कि लाइब्रेरी में आप यूज़ करते हैं, जब भी आप प्रोग्रामिंग करते हैं तो आईओ स्ट्रीम वर्ड यूज़ करते हैं। तो आईओ स्ट्रीम, आईओ का मतलब है इनपुट आउटपुट। अब आईओ स्ट्रीम का बेसिक कॉन्सेप्ट देखते हैं कि इसका मकसद क्या है। हमारे पास आईओ स्ट्रीम प्रोवाइड्स बेसिक इनपुट एंड आउटपुट सर्विसेज फॉर C++ प्रोग्राम। आईओ स्ट्रीम यूजेस द ऑब्जेक्ट। अब ये कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स यूज़ करती है, क्योंकि ये इनपुट आउटपुट के लिए यूज़ होती है। तो ये C in इनपुट, C out, CERR, CERR and CLOG for sending data to and from the standard streams input, output, error and log respectively. ओके, नेक्स्ट हमारे पास है C++ गेट लाइन। अब C++ गेट लाइन का क्या मकसद है, हमारे पास हम प्रोग्रामिंग में यूज़ करते हैं। C++ गेट लाइन इज़ अ स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन। हम इसको मोस्टली क्या ये यूज़ ही लाइब्रेरी फंक्शन में होता है, दैट इज़ यूज टू रीड अ स्ट्रिंग। अब स्ट्रिंग हमारे पास क्या है, स्ट्रिंग हमारे पास सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, जो भी हमने लाइन वगैरह कोड में डाली हुई होती है उसको रीड करने के लिए हमारे पास C++ गेट लाइन का फंक्शन यूज़ करते हैं। और अ लाइन फ्रॉम एन इनपुट स्ट्रीम। अच्छा, इट इज़ अ पार्ट ऑफ स्ट्रिंग हेडर। इसमें वो ये कहना चाह रहा है कि ये हेडर का पार्ट होता है। आप जो लाइब्रेरी फंक्शन डालते हो उसको हम हेडर कहते हैं। द गेट लाइन फंक्शन एक्सट्रैक्ट्स कैरेक्टर्स फ्रॉम द इनपुट स्ट्रीम। अब वो ये कह रहा है कि जो गेट लाइन फंक्शन होगा वो कैरेक्टर्स को निकालेगा इनपुट स्ट्रीम से एंड अपेंड्स इट टू द स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट, और अटैच कर देगा। अपेंड्स मीन अटैच कर देगा इट टू द स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट के साथ अटैच कर देगा अनटिल द डिलिमिटिंग कैरेक्टर इज़ इनकाउंटर्ड। यहाँ तक कि हमारे पास वहाँ से जो आपके पास इनपुट स्ट्रीम है वहाँ से उसको डिलिमिट ना कर दिया जाए। ओके, नेम स्पेस में वो क्या कह रहा है, अ नेम स्पेस, ये भी आपके पास लाइब्रेरी फंक्शंस में ज़्यादातर प्रोग्रामिंग में यूज़ होता है। अ नेम स्पेस इज़ अ डिक्लेरेटिव रीजन। ये डिक्लेरेटिव रीजन है दैट प्रोवाइड्स अ स्कोप टू द आइडेंटिफायर्स। जैसे आपने नेम ऑफ टाइप्स करनी होती हैं या फंक्शंस, वेरिएबल्स, जितनी भी चीज़ों को डिक्लेयर करना होता है इनसाइड इट। नेम स्पेस आर यूज टू ऑर्गेनाइज कोड को ऑर्गेनाइज करने के लिए इनटू लॉजिकल ग्रुप्स एंड टू प्रिवेंट नेम कोल्यूजन। लाइक आप उसको स्पेसिफिकली अपने अपने नाम से जो है वो साइन कर दोगे तो उसमें कोल्यूजन नहीं होगी, आपस में वो मिक्सअप नहीं होंगे। दैट कैन अकर स्पेशली व्हेन योर कोड बेस इंक्लूड्स मल्टीपल लाइब्रेरीज। वो ये कह रहा है कि जब आप मल्टीपल लाइब्रेरीज यूज़ कर रहे होते हैं तो आप उसको डिफरेंट नेम्स असाइन कर देते हैं। लेट सपोज कोई भी वेरिएबल है A1, A2, A3 से कर देंगे ताकि उनके आपस में कोल्यूजन ना हो। C++ स्ट्रिंग में वो क्या कह रहा है, C++ स्ट्रिंग क्लास इंटरनली यूजेस कैरेक्टर अरे टू स्टोर कैरेक्टर। CHAR स्टैंड्स फॉर कैरेक्टर अरे टू स्टोर कैरेक्टर। कि अगर सपोज़ कोई भी कैरेक्टर है उसको आपने स्टोर करना है तो इसके लिए स्ट्रिंग यूज़ होती है। बट ऑल मेमोरी मैनेजमेंट के लिए भी, एलोकेशन के लिए भी और नल टर्मिनेशन के लिए, उसको एंड करने के लिए इज़ हैंडल्ड बाय स्ट्रिंग क्लास इटसेल्फ। दैट इज़ वाई इट इज़ ईजी टू यूज़। जो लेंथ ऑफ C++ स्ट्रिंग है कैन बी चेंज्ड, उसको चेंज किया जा सकता है एट रन टाइम, जब वो रनिंग में भी हो, बिकॉज ऑफ डायनामिक एलोकेशन ऑफ मेमोरी। क्योंकि इसमें हमारे पास बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि आप उसको फ्लेक्सिबल कर सकते हो मेमोरी को। अच्छा, ये देखिए C++ स्ट्रिंग की जो हमने अभी थ्योरी पढ़ी है उसकी एग्जांपल मैंने नेक्स्ट स्लाइड में डाल दी है। इसमें वो ये क्या कहना चाह रहा है, हमने पहले लाइब्रेरी को इंट्रोड्यूस करवा दिया आईओ स्ट्रीम इनपुट आउटपुट के लिए और इंक्लूड कर दिया हैशटैग इंक्लूड स्ट्रिंग यूजिंग नेम स्पेस। अच्छा, इन मेन में आ जाते हैं अब। स्ट्रिंग फुल नेम अगर
सपोज़ मैंने कोई भी फुल नेम एंटर करना है, वो कह रहा है सी आउट, आउटपुट में आप अपना नेम डालेंगे, टाइप योर फुल नेम, फिर क्या करेंगे, गेट लाइन करेगा, वो उसको वहाँ से लेगा। सी इन फुल नेम जो हमने इनपुट में डाला है, गेट लाइन का यही था ना कि वो जो हमने इनपुट में डाला है डाटा, वो वहाँ से उसको एक्सट्रैक्ट करेगा और वहाँ तक लेके जाएगा। सी इन फुल नेम और सी आउट में वो प्रिंट कर देगा योर नेम इज़, देन हम उसको रिटर्न कर देंगे। तो अब देखें आउटपुट में हमारे पास टाइप योर फुल नेम जब उसने रिक्वायर किया तो मैंने अपना ही नाम टाइप कर दिया हेरा, और फिर नेम जो है वो उसने प्रिंट कर दिया है। तो आप ये प्रैक्टिकली आप भी डेव C++ पे कर सकते हो। ओके, जब हम C++ स्ट्रिंग साइज़ की बात करते हैं ना, इसकी मैं एक बेस्ट एग्जांपल भी नेक्स्ट स्लाइड में दूंगी आपको। पहले हम देख लेते हैं कि है क्या ये। जब भी हम स्ट्रिंग साइज़ की बात करते हैं तो हम उसको बाइट्स में कंसिडर करते हैं, लेंथ ऑफ बाइट में हम उसको मेजर करते हैं। द फंक्शन इज़ यूज टू रिटर्न द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इन टर्म्स ऑफ बाइट्स। It defines the actual number of bytes that conform to the contents of string object which is not necessarily equal to the capacity। अच्छा, इसकी जो आपको सही समझ आएगी वो नेक्स्ट स्लाइड में एग्जांपल के थ्रू समझ आएगी। ये देखिए हमने नेक्स्ट में एग्जांपल दी है कि स्ट्रिंग टेक्स्ट मेन फंक्शन में आ जाते हैं। वो हम स्ट्रिंग टेक्स्ट जो है वो हमने A to Z अल्फ़ाबेट्स हमने ABC रख दी है स्ट्रिंग टेक्स्ट में। अब वो यहाँ पे स्ट्रिंग की लेंथ को मेजर करेगा। सी आउट में वो कह रहा है द लेंथ ऑफ द टेक्स्ट स्ट्रिंग इज़, ये देखिए उसने टेक्स्ट डॉट लेंथ उसका वो सेंटेक्स पुट कर दिया यहाँ पे। ये आपको समझ आ रही है। ये लास्ट थर्ड लाइन में जहाँ पे वो सी आउट कर रहा है प्रिंट, वहाँ पे वो कह रहा है टेक्स्ट डॉट लेंथ ब्रैकेट्स। यहाँ पे ये चीज़ है जो कि टेक्स्ट की लेंथ को मेजर करेगी। फिर उसने रिटर्न 0 कर दिया। अब देखें आपके पास अल्फ़ाबेट्स कितने होते हैं 26, तो उसने 26 ही कंसीडर किया, और अगर हम स्पेस डालते तो वो भी उसको भी कंसीडर करता स्ट्रिंग में। ओके, अब हम डिस्कस करेंगे फंक्शंस को एंड देन हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शंस को, डेक्लेरेशंस को, डिफरेंट चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। अब हम देखते हैं कि फ़ंक्शन की बेसिक डेफिनेशन क्या है। वो ये कह रहा है कि फ़ंक्शन इज़ अ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स दैट आर पुट टुगेदर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क, or it can be statement performing some repeated task or statement performing some specifically task like printing etc। अच्छा, इसमें वो ये कह रहा है कि फ़ंक्शन जब भी हम किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए जो यूज़ करते हैं उस स्टेटमेंट को हम क्या कहते हैं, फ़ंक्शन। सिंपल इसकी डेफिनेशन ये है। अच्छा, कुछ जगहों पे ये भी कहा गया है कि वन यूज़ ऑफ हैविंग फंक्शंस इज़ टू सिंप्लीफाई द कोड बाय ब्रेकिंग इट इनटू स्मॉलर यूनिट्स, कि हम उसको स्मॉलर यूनिट्स में ब्रेक करके और स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म असाइन करके उसे भी हम फंक्शंस कहते हैं। येट अनदर आइडिया बिहाइंड यूजिंग फंक्शंस इट्स दैट इट सेव्स अस फ्रॉम राइटिंग द सेम कोड अगेन एंड अगेन। वी जस्ट हैव टू राइट वन फंक्शन एंड देन कॉल इट एज एंड व्हेन नेसेसरी विदाउट हैविंग टू राइट द सेम सेट ऑफ स्टेटमेंट अगेन एंड अगेन। इसमें अगर हमने कोई भी कोड को मतलब फंक्शन से किसी को कॉल कर लेते हैं, कोई स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कर देते हैं, तो हमें वो बार बार चीज़ को रिपीट नहीं करनी पड़ती। तो इसमें वो ये कह रहा है कि उसको बार बार लिखना भी नहीं पड़ता। होपफुली फंक्शन की डेफिनेशन समझ आ गई हो गया। टाइप्स ऑफ फंक्शंस में हमारे पास C++ में दो तरह के फंक्शंस होते हैं, बिल्ट इन फंक्शंस एंड यूज़र डिफाइंड फंक्शन। बिल्ट इन फंक्शंस क्या होते हैं? अब हमारे पास बहुत ही सिंपल हैं, बहुत इजी हैं, आप लोगों ने यूज़ भी किए हुए हैं। बिल्ट इन फंक्शंस आर आल्सो कॉल्ड लाइब्रेरी फंक्शंस। जो आप लाइब्रेरी में फंक्शंस यूज़ करते हो वो आपके पास बिल्ट इन मतलब ऑलरेडी उस बिल्ट इन हैं, ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हैं। आपको अगर सिंपल वर्ड्स में मैं समझाऊँ, दीज आर द फंक्शंस दैट आर प्रोवाइडेड बाय C++ एंड वी नीड नॉट राइट देम आवरसेल्व्स। वो ऑलरेडी उसमें C++ में जो है वो होते हैं, हमें खुद से डिफ़ाइन करने की ज़रूरत नहीं होती। वी कैन डायरेक्टली यूज़ दीज फंक्शंस इन आवर कोड। अच्छा, एक और बात इम्पॉर्टेंट कि ये फंक्शंस आर प्लेस्ड इन द हेडर फाइल्स ऑफ C++। लाइक ये वाले फंक्शंस जो हैं वो हेडर फाइल में प्लेस किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, अब मैं इसकी एग्जांपल देती हूँ आपको। CMath एक फंक्शन है जो कि बिल्ट इन फंक्शन है, उसको बिल्ट इन कर दिया गया। स्ट्रिंग फंक्शन आर द हेडर्स दैट हैव इनबिल्ट मैथ फंक्शंस एंड स्ट्रिंग फंक्शंस रिस्पेक्टिवली। नेक्स्ट स्लाइड में हमने बिल्ट इन फंक्शन की एग्जांपल दे दी है, जैसे हैश टैग इंक्लूड आईओस्ट्रीम इज़ आल्सो अ बिल्ट इन फंक्शन।
हैशटैग इंक्लूड स्ट्रिंग इज़ बिल्ट इन फंक्शन यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड। फिर हमने मेन फंक्शन में आ गए हैं, इंट मेन स्ट्रिंग नेम, वो कह रहा है कि हम कोई भी स्ट्रिंग नेम उसने यहाँ डिक्लेरेशन किया। सी आउट वो प्रिंट करेगा कि एंटर द इनपुट स्ट्रिंग, ठीक है। वो गेट लाइन करेगा, ये आपका फॉर्मेट है, सिंटैक्स है जो आपने करना है। फिर सी आउट में वो स्ट्रिंग एंटर्ड हो जाएगी, ठीक है, नेम आ जाएगा। फिर इंट साइज़ वो पूछ रहा है, नेम डॉट साइज़, तो आपने क्या करना है, साइज़ ऑफ स्ट्रिंग बता देगा वो। नेक्स्ट में हम इसकी आउटपुट को भी डिस्कस करेंगे, फिर वहाँ से आपको समझ आ जाएगी। नेक्स्ट में ये देखें आउटपुट में वो क्या कहता है। सबसे पहले देखें पिछली स्लाइड में हमने कहा था एंटर द इनपुट स्ट्रिंग, फिर हम एंटर द इनपुट स्ट्रिंग करेंगे। हमने यहाँ पे कर दी, कोई भी स्ट्रिंग ले लो, आप अपना नाम ले लो, कोई भी सेंटेंस ले लो, यहाँ पे उन्होंने कर दी सॉफ्टवेयर टेस्टिंग हेल्प, ठीक है। तो अब वो स्ट्रिंग एंटर्ड हो चुकी है, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग हेल्प। अब वो यहाँ पे साइज़ बताएगा, साइज़ ऑफ स्ट्रिंग, जैसे हमने लास्ट स्लाइड में डिस्कस किया था अल्फ़ाबेट्स की साइज़ को, तो वो 26 आया था क्योंकि वहाँ पे स्पेस नहीं थी। अब यहाँ पे काउंट करना शुरू करो आप साइज़ स्ट्रिंग का। देखो ये तो आप इजीली काउंट कर सकते हो, जब आपके पास स्ट्रिंग बहुत ज़्यादा लेंथी होगी तो आप नहीं कर सकते ना, इसके लिए हम यहाँ पे साइज़ ऑफ स्ट्रिंग लगा देते होते हैं। ये देखें सॉफ्टवेयर में स्पेलिंग्स आप काउंट करो, SOFTWARE 8, फिर स्पेस 9, फिर टेस्टिंग के T10 E11 S12 T13 I14 N15 G16 स्पेस 17 H18 E19 L20 और P21। तो देखें साइज़ ऑफ स्ट्रिंग आपके पास क्या आ गया, 21। होपफुली आपको ये समझ आ गई होगी आउटपुट को देख के। नेक्स्ट हमारे पास टाइप 2 है फंक्शन की, यूज़र डिफ़ाइन फंक्शन। नाम से ही पता चल रहा है कि यूज़र ने डिफ़ाइन करना है ये फंक्शन। यूज़र कौन है, हम हैं, आप हैं, जो भी होगा वो यूज़र होगा। अब इसमें वो क्या कह रहा है, C++ क्या करता है, also allows its user to define their own functions. These are the user defined functions. We can define the functions anywhere in the program and then call these functions from any part of the code. हम कहीं भी डिफ़ाइन कर सकते हैं और उसको कॉल भी कर सकते हैं। Just like variables, it could be declared before using. Functions also need to be declared before they are called. Clear हो गया। नेक्स्ट में आपको जनरल सिंटैक्स दे दिया गया है यूज़र डिफ़ाइन फंक्शन के लिए कि सपोज़, अब यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा आपको, फंक्शन का कोई भी नेम और ये पैरामीटर M1, पैरामीटर 2, पैरामीटर 3 एंड सो ऑन, पैरामीटर n तक आप कोई भी चीज़ें यहाँ पे सपोज़ A1 A2 A3 A4 एंड सो ऑन AN तक लेके जा सकते हो। ये फंक्शन की बॉडी आ जाएगी दरम्यान में, ये उसका एक जनरल सिंटैक्स दे दिया गया है। रिटर्न टाइप फंक्शन नेम, और फिर आपके पास क्या हो जाएगा, जनरल सिंटैक्स आ जाएगा यूज़र डिफ़ाइंड फंक्शन। नेक्स्ट स्लाइड में हमने डिस्कस किया है उसके सिंटैक्स को, जो हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा था कि जनरल सिंटैक्स क्या था यूज़र डिफ़ाइन का। उसमें 2-3 वर्ड्स यूज़ हो रहे थे, रिटर्न टाइप का, फंक्शन नेम का, और पैरामीटर्स लिस्ट का, और फंक्शन बॉडी का, ठीक है। ये 3-4 वर्ड्स यूज़ हो रहे थे जो कि अब हम इस स्लाइड में डिस्कस करेंगे। रिटर्न टाइप में क्या करता है वो कह रहा है कि इट इज़ द वैल्यू दैट द फंक्शन रिटर्न टू द कॉलिंग फंक्शन। जिस फंक्शन को हमने कॉल किया है उसको वो वैल्यू रिटर्न करेगा आफ्टर परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक टास्क। फिर आ जाता है फंक्शन नेम, आइडेंटिफाइड यूज टू नेम अ फंक्शन, मतलब आप कोई भी नाम दे दें उसका फंक्शन का आइडेंटिफाई करने के लिए। पैरामीटर लिस्ट में यानी मैंने आपको पहले भी बता दिया है, पैरामीटर लिस्ट पैरामीटर 1 2 3 एंड सो ऑन, पैरामीटर n तक जा सकता है। यहाँ पे पैरामीटर n लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि एंड सो ऑन n तक जा सकता है इन द अबव सिंटैक्स। These are the arguments that are passed to the functions when a function call is made. The parameter list is optional. We can have functions that have no parameters. ऐसे भी फंक्शन हो सकते हैं जिसमें कोई पैरामीटर ही ना हो, ठीक है। फंक्शन बॉडी, अ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट दैट कैरी आउट अ स्पेसिफिक टास्क, जो भी परफॉर्म करेगा टास्क को वो उसे हम क्या कहते हैं, फंक्शन बॉडी। फंक्शन डिक्लेरेशन में क्या कह रहा है, फंक्शन डिक्लेरेशन tells the compiler about the return type of function, the number of parameters used by the function and its data type. इसमें डिक्लेरेशन में क्या होता है कि कितने यहाँ पे वो रिटर्न टाइप बताएगा फंक्शन की और कितने नंबर ऑफ़ पैरामीटर्स यूज़ हो रहे हैं इसमें, क्योंकि वो डिक्लेयर कर रहा है ना, और उसकी डेटा टाइप्स को डिक्लेयर करेगा, इंक्लूडिंग द नेम ऑफ़ द पैरामीटर्स इन द फंक्शन के जितने भी पैरामीटर्स हम आपको पता ही है जब आप फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं तो आप उसमें पैरामीटर्स यूज़ कर सकते हैं, वेरिएबल्स यूज़ कर सकते हैं। द डिक्लेरेशन इज़ ऑप्शनल। द फंक्शन डिक्लेरेशन इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ फंक्शन प्रोटोटाइप।
यहाँ पे फंक्शन डिक्लेरेशन की मैंने कुछ एग्जांपल्स दी हैं। इसमें वो क्या कह रहा है देखें, इंट सम इंट कॉमा इंट, यहाँ पे वो दो चीज़ों का सम कर रहा है और उसने यहाँ पे फंक्शन को डिक्लेयर किया है सम के नाम से कि वो सम करेगा, कि जो भी हम उसमें फ़ंक्शन परफॉर्म करेंगे, जो स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करेगा वो समेशन का करेगा। तो अबव डिक्लेरेशन इज़ ऑफ अ फंक्शन सम, तो ये सम के फंक्शन की डिक्लेरेशन है दैट टेक्स टू इंटीजर्स, वो दो इंटीजर्स को लेगा और उसको ऐड कर देगा एंड रिटर्न्स एन इंटीजर वैल्यू। फिर स्वैपिंग का हमने यूज़ कर लिया, वॉइड स्वैप int comma int, तो this means that swap functions takes two parameters of type int and does not return any value and hence the return type is void। इसी तरह void display ये डिक्लेयर करा है ना, पहले में उसने सम को डिक्लेयर किया कि फंक्शन जो है वो सम करेगा, फिर उसने कहा कि स्वैपिंग करेगा। स्वैपिंग किस तरह से कि सपोज़ a1 और a2 है तो a1 की जगह a2 को कर देगा, a2 की जगह a1 को कर देगा। इस तरह वॉइड डिस्प्ले का उसने डिक्लेयर किया है कि द फंक्शन डिस्प्ले डज़ नॉट टेक एनी पैरामीटर, इसमें कोई भी पैरामीटर नहीं होगा, जैसे उसने पीछे कहा था कि ऐसा भी हो सकता है कि फंक्शन के कोई पैरामीटर ही ना हो, एंड ऑल्सो डज़ नॉट रिटर्न एनी टाइप। ठीक है, नेक्स्ट में हम इसकी एग्जांपल भी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में स्वैपिंग की, कि किस तरह से वो स्वैप करेगा। इस स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे एग्जांपल टू डेमोन्स्ट्रेट अ फंक्शन। इसमें हमने स्वैपिंग का फंक्शन भी अप्लाई किया हुआ है। ये देखें, इसमें हमारे पास ये वाला कोड आप खुद समझने की कोशिश करें क्योंकि ये बहुत सिंपल है, पहले जैसे मैंने आपको समझाया था उसी तरह से है। आउटपुट में आपको देख के समझ आ जाएगी कि स्वैपिंग किस तरह से होती है। हम कोई भी दो वैल्यूज़ असाइन करेंगे, सपोज़ a = 3 और b = 4, तो वो क्या करेगा, b को 3 कर देगा और a को 4 कर देगा, लाइक उसके डिजिट्स की स्वैपिंग करेगा वो। ठीक है, इसमें इस कोड का मकसद ये है। तो आप नेक्स्ट स्लाइड में आउटपुट देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। यहाँ पे पिछले कोड की जो है वो एग्जाम्पल डिस्कस की गई है। अब इसमें मैं आपको बताती हूँ। इन द अबव एग्जाम्पल वी सी दैट देयर इज़ अ फंक्शन swap that takes two parameters of type integer and returns nothing. Okay, it returns type is void, as we have defined the function before function main, which is calling function. We have not declared it separately. Okay, in the function main we read two integers a and b and then call the swap functions by passing these two integers to it. In the swap function, the two integers are exchanged using a standard logic and then swapped values are printed. Next slide हमारे पास है calling a function. When we have a function in our programs, then depending on the requirement, we need to call or invoke this function. Only when the function is called or invoked, the function will execute its set of statement to provide the desired results. वो कह रहा है कि हमारे पास जब फंक्शन होता है प्रोग्राम में, तो जो भी हमारी रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंगली हम फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। ठीक है, और द फंक्शन कैन बी कॉल्ड फ्रॉम एनीवेयर इन द प्रोग्राम। ये बात हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस की है प्रीवियस स्लाइड्स में। इट कैन बी कॉल्ड फ्रॉम द मेन फंक्शन और फ्रॉम एनी अदर फंक्शन इफ़ द प्रोग्राम इज़ यूजिंग मोर देन वन फंक्शन। द फंक्शन दैट कॉल्स अनदर फंक्शन इज़ कॉल्ड द कॉलिंग फंक्शन। अच्छा, पिछले एग्जांपल में जब हमने स्वैपिंग का फंक्शन लगाया था तो वहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि कहाँ पे हमने फंक्शन को कॉल किया था। वहाँ पे हमने क्या किया था कि द स्वैप फंक्शन इज़ कॉल्ड इन द मेन फंक्शन। ठीक है, मेन फंक्शन में हमने स्वैप फंक्शन को कॉल किया, हेंस जो मेन फंक्शन होगा बिकम्स द कॉलिंग फंक्शन। क्लियर हुआ है कॉलिंग फंक्शन की एग्जाम्पल। नेक्स्ट स्लाइड में हम डिस्कस कर रहे हैं रिटर्न वैल्यूज़। उसमें वो ये क्या कह रहा है, वंस द फंक्शन परफॉर्म्स इट्स इंटेंटेड टास्क, जो फंक्शन को टास्क दिया गया अगर वो परफॉर्म कर ले तो उसको क्या कर देनी चाहिए, अपनी वैल्यू रिटर्न कर देनी चाहिए टू द कॉलिंग फंक्शन। फॉर दिस वी नीड द रिटर्न टाइप ऑफ द फंक्शन। याद है हमने वॉइड में रिटर्न नहीं की थी, तो इसका मतलब है वॉइड फंक्शन जो है वो उसमें हम वैल्यू को रिटर्न नहीं कर सकते। तो इसलिए वो कह रहा है वी नीड टू रिटर्न टाइप ऑफ द फंक्शन। द फंक्शन कैन रिटर्न अ सिंगल वैल्यू टू द कॉलिंग फंक्शन, वो सिंगल वैल्यू को ही रिटर्न कर सकता है। द रिटर्न टाइप ऑफ द फंक्शन इज़ डिक्लेयर्ड अलॉन्ग विद द फंक्शन प्रोटोटाइप। जब हम उसको डिक्लेयर कर रहे होते हैं तो तब हमें वहाँ पे फंक्शन की रिटर्न टाइप को डिक्लेयर करना ज़रूरी होता है। ओके, नेक्स्ट स्लाइड में हमने डिस्कस किया रिटर्न टाइप को कि किस तरह से हमने वैल्यू को रिटर्न करना है। इसमें वो पहले लाइब्रेरीज यूज़ करता है आईओस्ट्रीम की यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड
अच्छा, यहाँ पे वो क्या कर रहा है, दो इंटीजर्स को सम कर रहा है। तो उसने पहले इंट सम करके डिक्लेयर कर दिया है कि हम सम का फंक्शन यूज़ करेंगे, और वहाँ पे उसने किया इंट a कॉमा इंट b। फिर वो मेन फंक्शन की तरफ आता है, मेन बॉडी की तरफ, कि वो क्या करेगा, इस वैल्यू को रिटर्न भी करेगा a प्लस b करके। फिर वो इंट मेन में आता है फंक्शन में, वहाँ पे वो दो फंक्शंस को डिक्लेयर करेगा, इंट a और इंट b, दो इंटीजर्स होंगे। फिर सी आउट में वो कह रहा है कि एंटर करें आप वो दो नंबर जो भी आपने ऐड करने हैं। फिर वो सी इन कर देगा a और b। फिर रिज़ल्ट देगा वो समेशन का a कॉमा b, ये उसका सेंटेक्स है समेशन का, और सी आउट में वो प्रिंट कर देगा रिज़ल्ट को। तो आपके पास नेक्स्ट स्लाइड में हम आउटपुट को भी डिस्कस करेंगे कि किस तरह की आउटपुट आएगी, और ये आपने अपने डेव C++ पे परफॉर्म करके देखना है। आप यहाँ पे सम, डिफरेंशिएशन, डिफरेंट फंक्शंस लगा सकते हैं, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। ये तीनों आपकी वो है, प्रैक्टिस के लिए है कि आपने ये टास्क को परफॉर्म करना है, फंक्शंस को क्रिएट करना है। यहाँ पे समेशन है, तो आपने नेक्स्ट में डिफरेंशिएशन का भी करना है। आपने देखना है कि क्या सिंटैक्स है डिफरेंस के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए और डिवीजन के लिए। क्लियर है। नेक्स्ट में ये देखें, उसने आउटपुट दे दिया है कि हमने सपोज़ दो नंबर्स ऐड किए। उसने पूछा था कि एंटर द टू नंबर्स, हम यहाँ पे 11 और 11 एंटर किए मैंने, वो उसने उसको ऐड कर दिया 22। तो आप कोई भी दो नंबर्स ऐड कर सकते हैं, तो वो उसको सम कर देगा। और उसने रिटर्न की एग्जांपल दी थी, तो वहाँ पे उसने रिटर्न को डिफ़ाइन भी कर दिया था कि हम यहाँ पे डिक्लेयर भी कर दिया था कि हम उसको रिटर्न करेंगे वैल्यू को। क्लियर है। In the above example, we have a function sum that takes two integers parameters and returns an integer type. यहाँ पे वो क्या करेगा, दो इंटीजर्स को रीड करेगा इनपुट से एंड पास इट टू द सम फंक्शन। क्लियर है। ओके, नेक्स्ट लास्ट स्लाइड हमारे पास है वॉइड फंक्शंस की। उसमें वो क्या कह रहा है, वी हैव सीन दैट द जनरल सिंटैक्स ऑफ फंक्शंस रिक्वायर्ड अ रिटर्न टाइप टू बी डिफाइन। हमें रिटर्न टाइप को डिफाइन करना पड़ता है, बट इफ़ इन केस वी हैव सच अ फंक्शन दैट डज नॉट रिटर्न एनी वैल्यू, जो वॉइड फंक्शंस होते हैं वो रिटर्न नहीं करते वैल्यूज़ को, इन दैट केस what do we specify as the return type? The answer is that we make use of valueless type, ठीक है, जिसमें वैल्यू ना हो। तो वहाँ पे हम void का यूज़ करेंगे to indicate that the function does not return a value. क्लियर हो गया। In such a case the function is called void function and its prototype will be like void function name parameter 1, parameter 2, parameter 3 and so on. क्लियर हुआ है void function। बेटा नेक्स्ट स्लाइड में मैंने आप लोगों को एक लिंक दिया हुआ है, इस लिंक पे जाके आपने फ़र्दर इनलाइन फंक्शंस के बारे में थोड़ा सा रीड आउट करना है। ये आपकी इस लेक्चर से रिलेटेड जो है वो होम असाइनमेंट है, ठीक है। थैंक यू। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।